अच्छा भैया, हम लोगों का कूलम्स लॉ का पार्ट चल रहा था। कूलम्स लॉ के पार्ट को हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जहां तक मैथ्स की बात रही कि हम लोग जो क्विक मैथ्स लेके चल रहे होंगे, तो आपने उसके हवाले से परेशान नहीं होना। वो सब चीजें साथ साथ आती जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क में दूं करने के लिए, लेकिन बहरहाल मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे के सारे यहाँ पे क्लास में करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो है ना वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं जल्दी से समराइज कर दूं जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ताकि हम उसी की बुनियाद पे आगे चलें, तो जनाब हमें ये बात पता चल चुकी कि हमारे पास कूलम्स लॉ क्या काम करता है। तो जनाब हमें ये बात पता है कि जो कूलम लॉ है ये एक रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है उस फोर्स के बारे में जो कि चार्जेस के दरमियान में एक्ट कर रही होती है। यानी कि अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इनके दरमियान में कोई फोर्स F एक्ट कर रही है, तो इनके दरमियान जो फोर्स F है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है उसका ये रिलेशन दे रहा होता है। तो हमने देखा था जनाब, हमारे पास जो F का फॉर्मूला था दैट वाज F इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो हमारा F है वो डिपेंड कर रहा है K के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के ऊपर। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो फोर्स है, ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। हमने इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी देखे थे। साथ साथ हमने देखा था कि जो हमारे पास फोर्स है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। फिर हमने के हवाले से बात की थी। मैंने कहा था के जो है, जिसको आप कूलम कांस्टेंट कहते हो, तो जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। और हमने साथ ही साथ बात की थी कि जनाब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट का जो कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मुराद होती है परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ सर्टेन मीडियम, ठीक है। मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बताई थी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसकी जो यूनिट होती है वो उसके मुकाबले में उल्टी होती है, विच इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर, अच्छा ये वाली जो हमारे पास वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट की, ये हम इस्तेमाल करा करते थे एयर के अंदर, या ये हम इस्तेमाल करा करते थे फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, ये भी हमने देखा था कि एप्सिलॉन नॉट को हम क्या नाम देते हैं, ये होती है हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसे एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, बाकी सबको रिलेटिव क्यों कहते हैं, इसका भी हमने आंसर किया था। मैंने कहा था कि हमारे पास जो एयर है या फ्री स्पेस है, तो एयर और फ्री स्पेस के अलावा जो बाकी कोई भी चीज होती है ना, उसको मेरे बेटे हम कहा करते थे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या था, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, एनी इंसुलेटिंग अदर देन एयर इज टर्म्ड एज डाइलेक्ट्रिक, ये भी हमने देखा था। फिर मैंने कहा था कि यार इसकी जो परमिटिविटी है उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो पता है आपको। हमने यहाँ पे देखा था कि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर से मुराद है कोई भी एक अपने पास यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है, एक नंबर है। और ये नंबर क्या क्या करता था, ये बताता था कि एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। और साथ साथ हमने ये देखा था कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये भी हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो एप्सिलॉन डी है, एप्सिलॉन डी इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और इसकी जो यूनिट होती है ना एप्सिलॉन डी की, जो कि परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज ऑल्सो this also have the same unit as that of epsilon naught, which is coulomb square per newton meter square। फिर हमने एक बात और देखी थी, और वो एक बात और जो हमने देखी थी वो ये थी कि एप्सिलॉन डी अपने पास बराबर है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर के। और हमने ये देखा था कि अगर आप 1 से बड़े किसी भी नंबर से चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। और हमें ये समझ में आया था कि एप्सिलॉन डी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन डी क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर। यानी कि हमने ये देखा था कि हमारे पास जो परमिशन है टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ सर्टेन मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक में कैसी है, ज्यादा है। और हमारे पास जो परमिशन है एयर के केस के अंदर या फ्री स्पेस के केस के अंदर वो कैसी है,
कम है, इस बेस पे हमने कहा था कि एयर हमारा सबसे अच्छा इंसुलेटर है। यहां पे मैंने ये कहा था कि आप लोगों के जहन में एक ख्याल आ सकता है, जब हम आगे चलेंगे या आप आगे चल के भी देखोगे ना, तो आपको ये डेफिनेशन जो लिखी मिलेगी ना इंटरनेट वगैरह पे, वो परमिटिविटी की एग्जैक्ट ऑपोजिट मिलेगी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ये तय करती है कि वो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को कितना ब्लॉक कर सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसको डिग आउट करोगे, डिग आउट मतलब थोड़ा सा इसको गो थ्रू करोगे, तो आपको पता चलेगा ये दो स्टेप में कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले स्टेप में परमिटिविटी की डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको पढ़ाई है। दूसरा फिनोमेना होता है पोलराइजेशन का। किसी कोई भी मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक किस खुशी में करता है या क्यों करता है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। तो हमने दोनों को अलग समझना है। अभी हमने पोलराइजेशन नहीं समझा, अभी हमने सिर्फ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक का पार्ट समझा है। यही चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, यहां तक का कॉन्सेप्ट, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी वो जो मैंने ऊपर रेड से लिखा हुआ उससे रिलेटेड। यहां तक मुझे बता दो मेरे बेटे, सब चीज क्लियर है, ताकि मैं आगे चलूं और कूलम्स लॉ को अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूं। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास हमारा रिकैप सेशन हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, हर दफा ऐसे ही हुआ करेगा, पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दिया करूंगा ताकि आप बिल्कुल इन लाइन आ जाओ सबके सब, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलो भाई, अब आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमें देखो कुछ चीज पता चल गई। अगर मैं के का फॉर्मूला एयर के लिए लिखूं, तो के का फॉर्मूला जो एयर के लिए हमारे पास है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखता हूं, ठीक है, के है क्या, कूलम कांस्टेंट। अगर सिर्फ के लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे कूलम कांस्टेंट फॉर एयर। अगर के प्राइम लिखा हुआ है, इसका मतलब कूलम कांस्टेंट इन केस ऑफ एनी अदर मीडियम। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। इसके लिए अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जाहिर है वो एप्सिलॉन डी होता है, एप्सिलॉन डी को आपने मिला के क्या कह दिया, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर कह दिया। अब इसके अंदर मैं जिस चीज को मार्क कर रहा हूं ना, इसको देखिए आप गौर से। ये जो हमारे पास चीज है, इसको आप मार्क करो तो आपको नजर आ रहा है ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूटिलाइज करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास के प्राइम विल बी इक्वल टू, के आ गया एज इट इज, और अपॉन में आ गया मेरे पास एप्सिलॉन आर। अब एक बेसिक सी चीज आपको बताता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो पास पेपर का क्वेश्चन आया है वो साथ में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं 5 को मिसाल के तौर पे 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 1। इसी तरह अगर मैं 5 को 0.5 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 5 को 0.5 से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा 5/0.5 को मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइडेड बाय 10। ये पलटेगा तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो 5 10 हो गया 50, और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया जनाब, अपॉन में हमारे पास आ गया 5। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10। अब आप नोट करो, तो यहां पे पहले 5 था, अब 1 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो ओवरऑल वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम हो गई। यहां 5 1 में कन्वर्ट हुआ ऊपर, नीचे वाली एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो 5 आपका 10 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप नोट करोगे आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। रीजन, यहां पे आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है वो ग्रेटर देन 1 है, और यहां पे आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है वो लेस देन 1 है। आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा कि अगर आप 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 से बड़े से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ने क्या हो जाना है, कम हो जाना है। इसको देखो और से, अगर आप 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखो इधर, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इज के प्राइम। अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो जब मैं के को एप्सिलॉन आर से डिवाइड करूंगा तो के प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है के प्राइम इज लेस देन के। अब के और के प्राइम है क्या, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। के प्राइम भी कूलम कांस्टेंट है और दूसरा भी क्या है, कूलम कांस्टेंट है। बस फर्क इतना है कि के प्राइम आपके पास क्या है, कूलम कांस्टेंट इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका वैल्यू कम है एज कंपेयर टू कूलम कांस्टेंट इन द केस ऑफ एयर। यानी कि आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आज तक आप के का वैल्यू क्या पढ़ते आए हो, आज तक आप के का वैल्यू पढ़ते आए हो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू किसमें होती है, एयर के अंदर होती है। एयर के अलावा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, चार्जेस के दरमियान में एयर के अलावा कोई भी मीडियम अगर आपने इंसर्ट किया हुआ है,
तो उस मीडियम के आने से जो कूलम कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माजी में कई दफा ये चीज पूछी जा चुकी है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि जो एयर के अंदर वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। क्यों भाई, चार्जेस के दरमियान में या तो एयर होगा या कोई और मीडियम होगा। अब एयर के अंदर जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ है। इसको हटा के कोई भी मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड होगा। एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से ग्रेटर है, तो वैल्यू ने हमेशा क्या होना है, कम हो जाना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट आपके पास क्या है, एयर के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर है, एंड दैट इज 9 × 10⁹ अब इसका सवाल आपका एग्जामिनर मजीद कैसे पूछता है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई आपके पास जो चार्जेस हैं, चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो आपने यूज किया डाइलेक्ट्रिक। चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम आपने यूज किया है वो कौन सा यूज किया है भाईजान, डाइलेक्ट्रिक यूज किया है। और आपको बता दिया गया कि डाइलेक्ट्रिक का जो एप्सिलॉन आर है दैट इज 4.5। डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन आर क्या दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है। अच्छा, एप्सिलॉन आर इसी तरह से होते हैं, अभी मैं आपको किताब की एक स्निपेट भी दिखाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन आर आपको गिवन कितना है, 4.5। आपने कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन केस व्हेन दिस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक हैविंग परमिटिविटी कांस्टेंट 4.5 इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। आप बोलोगे भैया मसला ही कोई नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, के प्राइम विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। के कितना है अपने पास, 9 × 10⁻⁹ होल डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.5 1 जा, 4.5 2 जा, यानी कि इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो मेरे पास कूलम कांस्टेंट की वैल्यू उठ के आ रही है वो आ रही है 2 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह से था। आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक की किताबें हैं उसके अंदर भी डिफरेंट मौजूद हैं ये वैल्यूज। ये देखो मेरा बेटा, ये मैंने जो है ना क्या किया है, आप ही की जो किताब है बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड की किताब है जिसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, वहां से मैंने ये निकाला है। ये आपके सामने एप्सिलॉन आर की वैल्यूज मौजूद है। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर नोट करो तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास एयर और फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ना वो 1 ली जाती है। वजह, क्योंकि बेटे एयर और उस वही तो हमारी रेफरेंस वैल्यूज है। एयर और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वही तो हमारा रेफरेंस है। अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, कि एयर या फ्री स्पेस के मुकाबले में किसी भी मीडियम से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब जैसे यहाँ पे टेफ्लॉन एक मीडियम दिया हुआ है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, यानी कि एयर के मुकाबले में इसमें से 2 गुना ज्यादा लाइंस पास करेंगी। इसी तरह आपके पास एक वुड दिया हुआ है, उसकी 3.3 है, एयर के मुकाबले में उसमें से 3.3 टाइम्स ज्यादा पास करेंगी। तो ये डिफरेंट है। सर क्या ये हमें याद रखनी है, बिल्कुल भी याद नहीं रखनी बेटे, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने देख लिया कि के प्राइम हमारे पास बराबर है के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मुझे कूलम्स लॉ का वैल्यू लिखना है इन केस ऑफ एयर तो वो क्या बन जाएगा, 1/4πε0, यानी कि के की जगह आ गया और साथ में आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको डाई इलेक्ट्रिक के लिए शिफ्ट करता हूं, यानी कि फोर्स व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, तो अगर मैं करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जाहिर है जब मीडियम चेंज होगा तो बाकी सब चीज तो वही रहेगी। अब देखो इसके अंदर ये जो जिस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं ना, इसको देखिएगा जरा गौर से, इसको आप देखो जरा गौर से, इसको आप देखो जरा गौर से। ये आपको नजर आ रहा होगा वाज़ेह तौर पे कि ये पूरी चीज ऊपर लिखी हुई है, ऐसे ही है ना मेरा बेटा। सिर्फ एप्सिलॉन आर को एक हटा दो आप बस, तो क्या बन जाएगा, एफ डी विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। यानी कि आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब कभी भी हमारे पास क्या होता है, जब कभी भी मेरा बेटा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हो इन बिटवीन द चार्जेस, तो डाइलेक्ट्रिक के आने से जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। सर ये कैसे पता चला, मेरे बेटे देखो ना, जो ये जो एफ है, सिर्फ एफ जो लिखा हुआ है दैट इज फोर्स व्हेन एयर इज प्रेजेंट एज अ मीडियम इन बिटवीन द चार्जेस। ये एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो रहा है और हमें पता है एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो जाहिर है फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आप इसको यूं कह सकते हो कि एफ डी इज लेस देन
एफ। डाइलेक्ट्रिक के आने से फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीजें, पहली चीज के फोर्स कितना कम होती है और क्यों कम होती है, दो दो क्वेश्चन बनते हैं। फोर्स कितना कम होती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होती है। मतलब समझो जरा, मान लो मैंने चार्जेस के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने चार्जेस के दरमियान में मेरे बेटे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया इसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ नई वाली फोर्स क्या होगी। तो आप बोलोगे भाई जो नई वाली फोर्स है ना, वो पुरानी फोर्स के मुकाबले में 3 गुना कम हो जाएगी। अगर पहले फोर्स 9 न्यूटन थी तो अब 9/3 हो जाएगी। अगर पहले फोर्स 12 न्यूटन थी तो अब 12/3। यानी कि जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू है उतने गुना आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक और सवाल आता है बच्चे के जहन में, शायद अभी ना आ रहा हो, लेकिन जब आप इसके टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे होगे या सब चीजों को समराइज कर रहे होगे तो यकीनन आएगा। आप बोलोगे यार आपने ऊपर बताया था कि एप्सिलॉन डी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा है। परमिटिविटी का मायना होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के गुजरने की सलाहियत, वो डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा है तो फोर्स तो ज्यादा होनी चाहिए। भैया अगर किसी मीडियम में से ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास करने की परमिशन है तो फिर फोर्स भी ज्यादा होनी चाहिए, वो क्यों कम हो रही है। बेसिक रीजन, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। परमिटिविटी ये बताता है कि परमिशन कहां से ज्यादा है, लेकिन पोलराइजेशन भी हो रही होती है, और पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक की अपनी प्रॉपर्टी होती है। पोलराइजेशन क्या होती है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के फिनोमेना में। तो जब अभी आप इस टॉपिक को पढ़े होगे ना, तो यहाँ पे आप अपने पास कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लेना कि एक्चुअल रीजन कि फोर्स डाइलेक्ट्रिक में कम क्यों होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक में कम क्यों होती है, वो परमिटिविटी की वजह से नहीं होती, वो पोलराइजेशन की वजह से होती है। वो हमने पढ़ना है पूरा तफसील में। सर यहाँ पे क्या रीजन बताएंगे, यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल रीजन बताऊंगा कि आप जैसे ही एप्सिलॉन आर से डिवाइड करोगे, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो एफ डी है, फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, दैट इज लेस देन दैट ऑफ एयर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी। अब इसी के अंदर मेरे बेटे एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास कूलम की फोर्स है, ये एक अदद म्यूचुअल फोर्स है। कूलम की फोर्स एक अदद क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। सर ये म्यूचुअल फोर्स क्या होती है, बेटे म्यूचुअल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है, बेसिकली म्यूचुअल फोर्स एक फोर्स नहीं होती। म्यूचुअल मतलब क्या होता है भाई, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ी है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम म्यूचुअल बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है जरा समझना। सपोज करो ये Q1 है, ये Q2 है। बेटे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अभी आप ताजा ताजा इसके ऊपर बोंगी मार दोगे उठा के। मान लो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने कह दिया F12। F12 से मुराद है फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2। पहले मैं उसको लिख रहा हूं जो लगा रहा है, बाद में इसको लिख रहा हूं जिसपे लग रही है। अच्छा, 4 में से 3 टेक्स्ट बोर्ड वाले यही नोटेशन फॉलो करते हैं, एक अलग फॉलो करता है, तो फर्क कोई नहीं पड़ता, आपको बस बात समझ में आनी चाहिए। जाहिर है जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। जो Q2 Q1 पे लगा रहा है दैट इज F21, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। बाय मतलब चार्ज 2 लगा रहा है और चार्ज 1 पर लग रही है। ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये कहलाता है F12 और F21, ये कहलाता है पेयर ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस। क्यों, क्योंकि आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो है मेरा बेटा सेम, और इसका जो डायरेक्शन है वो है मेरे बच्चे ओपोजिट। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। इससे एग्जामिनर माजी में 3 दफा क्वेश्चन पूछ चुका है, और जिन सालों में पेपर में ये क्वेश्चन आया था ना, जिन ईयर्स में ये क्वेश्चन आया था, उस ईयर में जो उसकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है उसमें सबसे ज्यादा गलत किया जाने वाले क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन था। हालांकि इतनी सिंपल बात लिखी हुई है कि F12 F21 जो है ना, ये मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ऐसा रीजन क्या है, आपको एग्जामिनर कैसे घुमाता है, जरा बात को यहाँ समझिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो समझो, समझो। देखो मेरे बेटे, हमने ये बात पढ़ ली थी ना कि जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट अपने पास क्या होती है, कूलम होती है। मान लो मेरे पास एक 100 कूलम का बड़ा सा चार्ज है, मोटा ताजा चार्ज है, और यहाँ पे मेरे पास एक कोई छोटा सा चार्ज है, और इस छोटे से चार्ज की जो वैल्यू है ना वो है 0.001 कूलम। आपको वाज़ेह तौर पे देख के नजर आ रहा है कि एक चार्ज बहुत बड़ा है और एक चार्ज बहुत छोटा है। Q1 मैसिव चार्ज है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। Q2 छोटा सा चार्ज है, उसकी स्ट्रेंथ यकीनन क्या है, कम है। अब जैसे ये एक दूसरे की विसिनिटी में आएंगे, विसिनिटी बोले तो करीब आएंगे, इतना करीब कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके,
भाई जब मैग्नेट भी एक कोई दूसरा मैग्नेट किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो उसको करीब होना जरूरी है ना। ये थोड़ी एक मैग्नेट कराची में दूसरा मैग्नेट कश्मीर में दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉसिबल नहीं है ना। विसिनिटी होता है रीजन, एरिया, स्पेस सराउंडिंग द सोर्स, ठीक है। तो ये जो Q1 है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको मैंने कह दिया F12 फोर्स अप्लाइड बाय 1/2। जो 2 है ये 1 पे फोर्स लगाएगा, दिस मींस F21। अब बेटे इस चीज जहन में रखिएगा, ख्याल रखिएगा, जितनी ताकत चार्ज नंबर 1 बड़ा वाला चार्ज छोटे चार्ज पे लगा रहा है, उतनी ही ताकत छोटा चार्ज बड़े चार्ज पे लगाएगा। ये है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फोर्स का। मतलब आपका दिल कह रहा होगा कि जो बड़ा चार्ज है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और छोटा चार्ज कम फोर्स लगाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वजह, न्यूटन का थर्ड लॉ बड़ा क्लियर है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इससे रिलेटेड एक और सवाल भी आया था, उस पर भी मैं आता हूं अभी। देखो अब अगर एक और मिसाल दी जाए, अगर अगर आप में से किसी भी बंदे को मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर से बाहर फेंक दूं जमीन की तरफ, तो आप कहां जाओगे? नीचे जाओगे। अब आप नीचे क्यों जाओगे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे? बेटा आप नीचे इसलिए जाओगे क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपको नीचे पुल कर रही है। इसका मतलब अर्थ एक ताकत लगा रहा है आपके ऊपर, नीचे खींच रहा है। क्या आपको ये बात पता है कि आप भी अर्थ के ऊपर एक ताकत लगा रहे हो ऊपर की तरफ खींचने के लिए? भाई सबूत सिंपल है, अगर आप जमीन पे खड़े होते हो तो आप जमीन पे रुके हुए क्यों, जमीन के अंदर क्यों नहीं घुसते चले जाते? इसलिए कि आप जमीन पे ताकत लगा रहे हो और जमीन आप पे ताकत लगा रही है। पॉइंट समझ आ रहा है? जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल इफेक्ट आपका बैलेंस आउट हो रहा है। तो अगर आप में से किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को छत से बाहर फेंका जाएगा, तो जितनी ताकत अर्थ आप पे लगा रही है नीचे बुलाने के लिए, उतनी ही ताकत आप भी अर्थ पे लगा रहे हो ऊपर बुलाने के लिए। तो फोर्स एक बराबर लग रही है। ये चीज आपने जब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वहां पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ी होगी। फोर्स एक बराबर लग रही है। लेकिन सर हम नीचे जाते हैं, अर्थ तो ऊपर नहीं आती। एग्जैक्टली फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और होता है और इफेक्ट का एक जैसा आना कुछ और बात है। ये पॉइंट समझना। फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और है और इफेक्ट का एक जैसा आना कोई और बात है। देखो आपके पास अगर आप दीवार पे मुक्का मारते हो तो दीवार ने उतना ही रिएक्शन दिया आपके हाथ पर जितने का आपने मुक्का मारा था। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर आपकी हड्डी टूट रही है तो वहां से दीवार भी टूटेगी। तो फोर्स एक जितनी लगी है लेकिन इफेक्ट हो सकता है एक जितना ना आ रहा हो। पॉइंट समझ आ गया? तो इसका एक सवाल एनटीएस 2018 में भी आया था कि अगर एक मक्खी है, वो मक्खी जो है ना वो किसी गाड़ी से टकरा जाती है, तो जितनी ताकत गाड़ी मक्खी पे लगाएगी, मक्खी उतनी लगाएगी या उससे कम लगाएगी? तो एग्जैक्टली उतनी ताकत लगाएगी। पॉइंट समझ आ गया? तो फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और होता है और इफेक्ट का एक जैसा आना कुछ और है। जो हमने अभी यहाँ पे केस कंसीडर किया है ना, कि मेरे पास एक बड़ा सा चार्ज है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक छोटा चार्ज जिसकी स्ट्रेंथ कम है, हो सकता है दोनों एक दूसरे को एक जितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हो। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि भाई साहब जो ये वाला है ये भी पॉजिटिव है और जो ये वाला है ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। हो सकता है दोनों एक दूसरे को एक जितनी ताकत से रिपेल कर रहे हो, लेकिन Q1 अपनी जगह से हिले भी ना और Q2 जो है वो बहुत दूर चला जाए, क्योंकि Q2 का जो मास है वो कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की कुछ बेसिक्स थी। जल्दी से बता दो यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि मैं कूलम्स लॉ का फिर आपको वेक्टर वाला वर्जन पढ़ाऊं। फिर मेरा बेटा देखो अच्छा अब हमारे पास जो सूरत हाल है, जो हमने काम करना है, अब वो हमारे पास क्या है? अब देखो जरा मेरा बेटा, हमारे पास अब इसी का जो हमारा वेक्टर फॉर्म है वो बेसिकली क्या कह रहा है। हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक अदद कैसी क्वांटिटी होती है? हमारे पास जो फोर्स है ये एक अदद है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि फोर्स एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के बाद दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, हमें ये बात पता है। अब इसी चीज को हमने आगे लेके चलना है और यहाँ पे समझना है कि जो हमारा कूलम लॉ है वो वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये हिस्सा हो गया मैग्नीट्यूड, साथ में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हो आर कैप से। ये आर कैप बेसिकली क्या है? ये आर कैप आपके पास है यूनिट वेक्टर। ये आर कैप क्या है? ये आर कैप है यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कोई भी ऐसा वेक्टर होता है जिसका अपना मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका अपना मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका काम क्या होता है?
इसका काम होता है डायरेक्शन बताना। मैंने अभी आपको बताया था वेक्टर के पास होती है दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप ये फोर्स की एक्सप्रेशन देखोगे तो उसमें ये वाली जो चीज नजर आ रही है ना आपको, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये चीज बच्चे आपको बता रहा होता है मैग्नीट्यूड, इतना हिस्सा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। और आगे जो आर कैप लिखा हुआ है, ये आर कैप बेसिकली क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है आपको। अब आर कैप के हवाले से जरा यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आपने कभी बचपन में पढ़ी होंगी। देखो, हमारे पास जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जिसको हम अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, वो इस तरह से। इसमें हमारे पास एक प्लस एक्स एक्सिस होता है, इधर ऊपर हमारे पास प्लस वाई एक्सिस होता है, और ऐसे ये हमारा ओरिजिन होता है, और ऐसे आउटसाइड द प्लेन ये हमारे पास प्लस जेड एक्सिस होता है। ये आउटसाइड द प्लेन है, आउटसाइड मतलब ऐसे स्क्रीन से बाहर आ रहा है। सिमिलरली ये वाली साइड जो है ये माइनस जेड एक्सिस होता है, ये जा रहा होगा आपका इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये है माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका ये है माइनस वाई। तो आपके तीन मेजर एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इन तीनों के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं, समझना जरा। एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, और एक के कैप होता है। ये जो तीन वेक्टर्स है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स। इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स। देखो, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप। काम क्या करते हैं भाई ये, सिंपल। जो आई कैप है ना, इसका काम है एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट को शो करना। जो जे कैप है इसका काम है वाई के अलोंग मूवमेंट को शो करना। जो के कैप है इसका काम है जेड के अलोंग मूवमेंट को शो करना। मिसाल से समझते हैं बात। मैं कहता हूं कि भाई एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है 5 i कैप मीटर, समझिएगा जरा, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, 5 i कैप मीटर। अब इसमें से ये जो 5 है ना, ये बता रहा है कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ये आंसर कर रहा है कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये आंसर कर रहा है। और कहां पे हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ। ये कैसे पता चला, आई कैप से पता चला। तो ये बेसिकली आपके पास, हमने अभी बात की थी ना कि हमारे पास जो वेक्टर होता है उसके बाद दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है मेरा बेटा, समझते जाना जरा। तो आई कैप जो है ना, वो बेसिकली कहां का आंसर करता है, डायरेक्शन का आंसर करता है। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई, के कैप मतलब पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड होता है आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। अब अगर नेगेटिव एक्स पे होगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, सिंपल। अगर यहां जा रहा होगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, नीचे आ रहा होगा तो माइनस जे कैप हो रहा होगा, इसी तरह इनवर्ट जा रहा होगा तो माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास ये हो गया आर कैप, मैंने बता दिया आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना, ये भी हमने समझ लिया। अब मेरे बच्चे, हम यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये कहां से आया फॉर्मूला नाजिल हुआ, ये भी समझ लो। भाई साहब, वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होता है भाई मैग्नीट्यूड और एक होता है भाई डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसी को चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वेक्टर के पास होती हैं दो चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होता है उसी को हमने क्या कहा था, यूनिट वेक्टर। भाई अभी तो बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां बेच के डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के। तो अभी जो आपने ऊपर यूनिट वेक्टर पढ़ा है ना, आर कैप, अगर मुझे बात करनी हो तो ये बराबर होगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर के। अब इन तीनों को ना अलग अलग समझ लेना, ताकि जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आपको किताब पूरी समझ में आ रही हो। आर कैप बराबर है आर अपॉन आर के। इससे क्या मुराद है, पहले तो इनको बोलना सीख लो कि कौन सी चीज क्या है। ये जो आर है ना, आर कैप लगा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है। इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन बताने का मतलब क्या है, ये कहां का आंसर कर, ठीक है। ये जो आर, ये वाली चीज है ना आर, जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, ये है आपका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का काम होता है किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की ग्राफ के अंदर आपने पोजीशन बतानी होती है। अच्छा, इसी तरह ये जो आगे आर है ना भाई, ये जो आर लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट, या कह लो कि डिस्टेंस बता रहा होता है, ये कितने का आंसर करता है।
अब देखो इधर, अब समझो जरा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझो ताकि जो है ना वो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो इधर, सपोज करो ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये हो गया ओरिजिन हो गया, ये है मेरा बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरा बेटा हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे है 4, ठीक है। और मान लो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ना डिस्टेंस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या कंसीडर किया है, डिस्टेंस कंसीडर किया, और ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। ठीक हो गई जनाब यहाँ तक की बात, अब जरा समझते चलो। अब कहानी क्या है, यहां से ओरिजिन से एक कोई बंदा है जो यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, ये ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन उसका क्या है भाईजान, इनिशियल पॉइंट है, और ये जो है ना ये उसका क्या है जनाबे वाला, ये उसका है फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब जो मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा ना आर, मैं ये पॉइंट है कोई भी, उसको पॉइंट ए कह देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो होगा 4i कैप। अब देखो पोजीशन वेक्टर से मुझे दोनों इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहां जाना है, कितना जाना है, कहां जाना है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, कितना जाना है, 4 मीटर जाना है, 4 पॉइंट पे जाऊंगा तो मैं अपने मतलब की जगह पे पहुंच जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं सिर्फ आर कैप की बात करूंगा तो वो है आई कैप, आर कैप सिर्फ बताएगा कहां जाना है, सिर्फ आर की बात करूंगा तो वो है 4 मीटर, ये बताएगा कितना जाना है। तो भाई ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये कंप्लीट पैकेज है जो कहां और कितने दोनों का आंसर कर रहा है। भाई समझ लेना, वरना किताब पढ़ोगे तो किताब में आर कैप आर और आर में ही घूमते रह जाओगे। ये आंसर कर रहा है कि आपने कहां जाना है, यूनिट वेक्टर है जिसका काम है डायरेक्शन बताना। ये आंसर कर रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, अब जरा फॉर्मूले को वापस समझिए, मैंने कूलम्स लॉ के हवाले से क्या बात ऊपर लिखी थी। मैंने ये बात लिखी थी कि हमारे पास जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में आ गया हमारे पास क्या, आर कैप। ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ये यूनिट वेक्टर बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे F12 का डायरेक्शन बताइए, क्या बताइए, F12 का डायरेक्शन बताइए, गौर से देखना, F12 का डायरेक्शन, F12 का डायरेक्शन, F12 क्या होगी, F12 होगी जो फोर्स अप्लाइड बाय Q1 है ऑन Q2, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 है ऑन Q2, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, किस पे लग रही है, 2 पे लग रही है, 1 लगा रहा है और 2 पे लग रही है। तो भाई हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 2 को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, this is the direction of F12 which is the force applied by 1 on 2। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो ऑटोमेटिकली आर कैप का वैल्यू यहाँ पे क्या बन गया, आई कैप बन गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। अब अगर मैं F21 की बात करता है तो F12 क्या बन गया, यहाँ पे आई कैप बन गया क्योंकि प्लस एक्स के अलावा। अगर मैं F21 की बात करूंगा तो भाई F21 जो मतलब F21 से क्या मुराद है, वो फोर्स जो चार्ज 2 लगा रहा है किस पे, 1 पे, वो ऐसी होगी। क्यों भाई, देखो 2 पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, जो ताकत 2 लगा रहा है, 2 क्या चाहेगा कि 1 रिपेल हो, 2 क्या चाहेगा कि 1 रिपेल हो, तो 2 1 को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, F21 का हो जाएगा। F21 के लिए जब मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो वो नेगेटिव एक्स के अलोंग आ रही होगी, यानी कि क्या बन गया, माइनस का आई कैप बन गया। तो यहां तक, अच्छा इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं फिर आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। इसमें एक दफा एग्जामिनर ने माजी में इसी कूलम लॉ की ना एक और शक्ल भी आपसे पूछी हुई है, वो भी पूछ सकते हैं कभी कभार, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को ओपन करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इस आर को नीचे वाले आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यह आ गया अपने पास आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर, और ऊपर अभी आ गया पोजीशन वेक्टर। ये भी मेरा बेटा हमारे पास जो हमारा कूलम लॉ है ना, उसी की एक जानी पहचानी शक्ल हैगी। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर हो गया। तो बेटे इस टॉपिक से रिलेटेड जो मजीद क्वेश्चन है वो तो मैं भी आपको कराऊंगा, जो टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए, जब आप अपना गूगल क्लासरूम देखोगे तो वहाँ प्रैक्टिस मटेरियल है, उसके अंदर क्लास 12 की किताब मौजूद है, उसमें आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा, ठीक है।
ये पूरा जो कूलम्स लॉ का पार्ट है। अच्छा अब देखो जरा, अब हमारे पास, अच्छा अभी कूलम्स लॉ ही चल रहा है, ये कूलम्स लॉ अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। जाहिर है हम जब एक चीज को एप्टीट्यूड के हवाले से पढ़ते हैं ना, तो उसमें फिर हमें सब चीज पढ़नी होती है जितना कुछ मौजूद होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा कहीं से भी बन सकता है। अब हमारे पास इसी के अंदर जो हमारी चीज है ना, दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक मिसाल से समझते हैं बात को। देखो ये सपोज कर लो मेरे पास एक कोई बॉक्स है, और ये सपोज कर लो मेरे पास एक कोई, अरे भैया, और बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर ना एक फोर्स लग रही है, मान लो जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास है 10 न्यूटन। और इस बॉक्स के ऊपर जो है ना वो क्या सीन है, दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स लग रही है 7 न्यूटन की, और एक फोर्स लग रही है क्या, 3 न्यूटन की। ये बॉक्स आगे मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। मुझे अच्छी तरह पता है ये बात कि ये दोनों बॉक्सेस सेम है, तो ये वाला बॉक्स भी आगे मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के ऊपर एक फोर्स लग रही है और नीचे वाले पे दो फोर्सेस लग रही है, तो नीचे वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट देखोगे तो ऊपर भी फोर्स कलेक्टिव 10 न्यूटन लग रही है, नीचे भी फोर्स कलेक्टिव मैनर में कितनी लग रही है, 10 ही न्यूटन लग रही है। इसलिए आपको जो इफेक्ट है वो कैसा नजर आ रहा है, एक बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसका चार्जेस में क्या लेना देना है समझो जरा, देखो ये मान लो एक कोई चार्ज है Q1, यहां कोई चार्ज है Q2, यहां कोई चार्ज है Q3, यहां कोई चार्ज है Q4, ठीक है। ये कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है। अब मुझे ये बात पता है कि इस चार्ज Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा होगा, और जो फोर्स Q2 लगा रहा होगा उसे हम कहेंगे F21। सिमिलरली कोई फोर्स इसके ऊपर Q3 लगा रहा होगा, जो फोर्स Q3 लगा रहा होगा उसे मैं कहूंगा F31। कोई फोर्स इसके ऊपर Q4 लगा रहा होगा, और इसे मैं कहूंगा F41। अब जरा समझना यहाँ पे, देखो मेरा बेटा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा कहलाता है सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर आपके पास Q1 एक सब्जेक्ट चार्ज है जिसके ऊपर ये तीनों फोर्सेस लगा रहे हैं। सर क्या Q1 फोर्स नहीं लगा रहा, बिल्कुल लगा रहा है, लेकिन मैं फिलहाल इंटरेस्टेड हूं उस फोर्स को फाइंड आउट करने में जो Q1 पर लग रही है। तो अगर आपको बोला जाए, गौर से सुनिएगा, अगर आपको बोला जाए कि जनाब नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 बताइए, क्या बताइए, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 बताइए। आप बोलोगे नेट फोर्स से क्या मुराद है कि यार कुल मिला के कितनी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 बताइए। तो भाई नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 होगी F21 प्लस F31 प्लस F41, यानी कि जो नेट फोर्स है चार्ज पे वो सम होगी इंडिविजुअल फोर्सेस का। ये होता है मेरा बेटा हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज in a system of charges, net force on any charge in a system of charges is the sum of individual forces। नेट फोर्स जो होगी किसी भी चार्ज के ऊपर सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर, वो सम होगी इंडिविजुअल फोर्सेस का। और एक चीज का यहां ख्याल करना, इसलिए मैं उसको अलग मार्कर से शो कर रहा हूं, ये जो नेट फोर्स आप निकालोगे ना, और ये जो सम होगा, ये वेक्टर सम होगा, स्केलर सम नहीं होगा, जहन में रखिएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई जो वेक्टर है वो वेक्टर्स की तरह ऐड होगा, जो वेक्टर्स है वो ऐड भी किस तरह होगा, वेक्टर्स की तरह ही होगा। अब वेक्टर्स की तरह चीजें ऐड कैसे होती हैं, मैं थोड़ी रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको याद होगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स हुआ करते थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था। जब आप दो वेक्टर ए और बी को ऐड करते हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक हो गया भाई साहब, ये हुआ करता था हमारे पास। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। पहला स्पेशल केस ये बनता है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री कब होगा, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो आर की जगह आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर।
सिंपल। कैसे भाई, थीटा को 0 रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा वो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा स्पेशल केस क्या बन जाएगा कि अगर आपके पास थीटा का वैल्यू क्या है 180 डिग्री, ये उस वक्त होगा कि जब आपके पास जो वेक्टर ए है और आपके पास जो वेक्टर बी है ये आपस में क्या है, दे आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल। जब आप लोग नोट्स बना रहे होगे ना तो भाई आपने क्या करना है, आपने पूरी चीजें लिखनी है, आधी पौनी नहीं लिखनी। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आर इक्वल ए माइनस बी। ये मैं फॉर्मूले बना कैसे रहा हूं, मैं आपको ना एक करके भी दिखा देता हूं। देखो यही वाला करके दिखाता हूं जो भी मैंने किया, ए माइनस बी वाला। देखो ये हमारे पास आर की वैल्यू लिखी नजर आ रही है, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, आगे आ गया 180 डिग्री। ए और बी के दरमियान का एंगल कितना है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री हमारे पास होता है मेरे बच्चे -1, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये माइनस साइन इधर आके प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर आ गया। ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास एक मशहूर जमाना फॉर्मूला बन रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बन गया मेरे पास ए माइनस बी, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाला फॉर्मूला निकला है जैसे मैंने ये निकाला। सिंपल है, ये ऐसे शॉर्टकट पढ़ाए जाते हैं लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है, मतलब मैंने एक केस आपको बता दिया है जो है। इसी तरह से अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, जब आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर के लिए तीनों टर्म यूज होती है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल। उसके अंदर हमारे पास सेम इक्वेशन बन जाएगी, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम भी होता है। इसी से निकालेंगे ये सारी वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब बच्चे के ध्यान में सवाल आता है, सर अगर अगर ना 0 हो ना 180 हो ना 90 हो, तो भाई साहब जनरल फॉर्मूला तो मैंने वैसे ही पढ़ाया हुआ है आपको। भाई ये जो सारी चीजें आई हैं जनरल फॉर्मूले से तो आई हैं, तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है। अब अगर 45 डिग्री होगा या आपके पास कोई सा भी और डिग्री होगा, तो आप यहां से उसको कैलकुलेट कर सकते हैंगे। ठीक है जनाबे वाला, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करूंगा सबको क्लियर हो चुका। देखो मेरे बेटे, जो हमने लास्ट का फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला कहां से है, अगर आप इसी फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह 90 रखोगे ना, तो कॉस 90 डिग्री आपके पास 0 हो जाता है, तो ये जो 2ab वाला फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बेटे, जो क्विक मैथ्स वाली कहानी है ना, क्विक मैथ्स के हवाले से मैं आपके साथ आज जो है ना वो होमवर्क शेयर करूंगा, वो आपने अगली क्लास तक मुकम्मल करके रखना है, अभी नहीं, अगली क्लास तक। अगली क्लास मतलब सैटरडे तक आपने मुकम्मल करके रखना है। तो 2 लेक्चर्स होंगे, ये आपने मुकम्मल करके रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसी के अंदर फिर मैं इसी को यूज करते हुए सारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर चीजें होंगी ना, वो आपको साथ साथ कराता भी जाऊंगा, लेकिन जाहिर है आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले से कुछ कर चुके होगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये और इससे ना कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आगाज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना, हमारे पास ना इसमें सवालात किस तरह से बनते हैं। सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पे ना एक है, मिसाल के तौर पे -3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे एक -3 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है मिसाल के तौर पे 6 कूलम का। ठीक है, 6 कूलम का चार्ज है यहाँ पे मेरे पास, और मेरे पास इनके दरमियान में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम। इसे कह दिया Q1, इसे कह दिया हमने Q2, इसे कह दिया हमने Q3। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे नेट फोर्स निकालनी है चार्ज 3 पे। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उस सबको अब हम यहाँ समझने लगे कि ये सवाल एग्जामिनर पूछता किस तरह से। ठीक है, आपके पास ये लाइन है जिसके ऊपर चार्जेस लाए कर रहे हैं, और आपके पास कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास ये जो एक चार्ज है वो ये रहा, एक चार्ज आपके पास ये रहा, एक चार्ज आपके पास ये रहा। ठीक है, नजर आ रहा है हमें अच्छे तरीके से। और आपके पास ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको पास मिसाल के तौर पे दिया हुआ है 0.6 मीटर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी कि ये पूरा जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना, एंड टू एंड, Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना दिया, 0.6 मीटर।
और ये जो Q3 आपके पास रखा हुआ है, ये Q3 के बारे में आपको बताया हुआ है कि Q3 आपके पास कहाँ रखा हुआ है, मिड वे का मतलब होता है एग्जैक्ट सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कहानी क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। पहले ये देख लो, आपके पास चार्ज 3 से चार्ज 2 तक का फासला कितना होगा भाई, जाहिर है अगर ये मिड वे में रखा हुआ है तो 0.6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक तरफ क्या बन जाएगा, 0.3 मीटर बन जाएगा। ये बेसिक बात हो गई ना। इसी तरह दूसरी तरफ यहां से यहां तक का फासला भी कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो निकालनी है। एक तो इस पे Q2 फोर्स लगा रहा होगा, एक इस पे Q1 फोर्स लगा रहा होगा, मुझे नेट फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, अब देखो सवाल को कैसे करना है। Q1 Q3 पे जो फोर्स लगा रहा है और Q2 Q3 पे जो फोर्स लगा रहा है, सबसे पहले आप इनकी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहां मैं लिख भी रहा हूं। डायरेक्शन निकालने के लिए आप हमेशा कंसीडर करोगे उस चार्ज को जो फोर्स लगा रहा है। डायरेक्शन हमेशा निकाली जाएगी उसके हिसाब से जो फोर्स लगा रहा है। किसके लिहाज से, जो फोर्स लगा रहा है। डायरेक्शन हमेशा उसके हिसाब से लगाएंगे जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दूसरी अहम बात, जिस पर जिस पर जिस पर फोर्स लग रही है, जिस पर फोर्स लग रही है उसकी खुद की फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्या मतलब, देखो उसकी खुद की फोर्स कंसीडर नहीं होगी, मतलब समझना जरा। मतलब देखो मेरा बेटा, जो आपके पास ये Q1 है, ये Q3 पे फोर्स लगा रहा है, तो आप बोल सकते हो सर Q3 भी तो Q1 पे लगा रहा है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन जो आपका एग्जामिनर है, आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है, आपके एग्जामिनर ने कहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। आपने Q3 पे लगने वाली फोर्स निकालनी है, तो ये लिख के देगा एग्जामिनर। तो Q3 अब आगे किस पे लगा रहा है ये आपका कंसर्न नहीं रहा। तो Q1 Q3 पे लगा रहा है और Q2 Q3 पे लगा रहा है। Q3 भले लगा रहा हो, हमारा कंसर्न नहीं रहा। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो जरा समझते हैं फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है। देखो बेटे Q1 कैसा है, नेगेटिव है। Q3 के बारे में कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, Q2 के बारे में कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। Q1 है नेगेटिव और Q3 कैसा है, पॉजिटिव है। तो Q1 क्या चाहेगा भाई, डायरेक्शन हमेशा जो फोर्स लगा रहा है उसके लिहाज से निकालेंगे। फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। Q1 क्या चाहेगा, Q3 को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। ऑब्वियसली Q1 क्या चाहेगा, Q1 चाहेगा Q3 को अट्रैक्ट करना, यानी कि ये होगी डायरेक्शन। देखो मैं फिर बता रहा हूं ये डायरेक्शन कैसे निकली। ये डायरेक्शन कहलाएगी F13, फोर्स अप्लाइड बाय 1/3। डायरेक्शन ऐसे कैसे निकली, फोर्स लगा रहा था Q1, किस पे लग रही थी, Q3 पे लग रही थी। Q1 चाहेगा Q3 को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ बुलाना, क्योंकि वो नेगेटिव है और Q3 कैसा है, पॉजिटिव है। देखो फिर समझो, अब मैं Q2 की रिस्पेक्ट से बता रहा हूं। देखो समझो मेरा बेटा, Q2 पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है। Q2 Q3 को रिपेल करेगा, ये होगी डायरेक्शन। Q2 जब Q3 को रिपेल करेगा तो वो अपने पास से दूर भगा रहा होगा। Q2 Q3 को रिपेल करेगा, ये हो गया F23, फोर्स अप्लाइड बाय 2/3। फोर्स किसके लिहाज से निकालेंगे, जो लगा रहा है उसके लिहाज से। कौन लगा रहा है भाई, 2 और 1 और 2 लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से हमने निकाल रही। ये हमारे पास F13 की डायरेक्शन भी आ गई, F23 की डायरेक्शन भी आ गई, और इत्तेफाक से हमें नजर आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। अब अगर मुझे F13 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, F13 क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या है, KQ1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पे अब F13 है तो Q1 Q3 हो जाएगा। अपॉन में आ गया R², K हो गया 9 × 10⁹। Q1 कितना गिवन है मेरे पास, Q1 मेरे पास गिवन है 3 कूलम। सर -3 नहीं होगा बेटे, हम लोग कूलम लॉ इस्तेमाल करते हुए कभी भी माइनस प्लस चार्ज वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए होता है और डायरेक्शन हम वैसे ही निकाल लेते हैं। जो Q3 है वो कितना है, 1 कूलम है। और मेरे बेटे हमारे पास अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है R²। R मतलब Q1 और Q3 के दरमियान का डिस्टेंस कितना, 0.3। और 0.3 कितना होता है, 3 × 10⁻⁻1। भाई 0.3 को मैं 3 × 10⁻1 लिख सकता हूँ। आप भी जब अभी ये क्विक मैथ्स वाला होमवर्क कर लोगे तो आपको भी ये सब चीज समझ में आ जाएगी।
अब क्या बन गया भाई, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 3, भाई 3 वन हो गया 3, अपॉन में क्या हो गया आपके पास, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 10 की पावर आ गई माइनस का 2। सिंपल है, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये होता है जनाब 3 इंटू 10⁻9, और नीचे वाला 10⁻−2 ऊपर आएगा तो वो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब वाला ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार अगर आपको एक मैथ वाला वो जो होमवर्क दूंगा वो आप कर लोगे। 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन आ गया ये आपके पास। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से निकाल के दिखा रहा हूं। अब की बार मैं निकाल रहा हूं F23, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 2 ऑन चार्ज नंबर 3। अगर ये हमें निकालना हो तो भाई साहब हम कैसे निकालेंगे, F23 विल बी इक्वल टू KQ2Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटे, और वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा Q2 है। Q2 हमारे पास ऊपर गिवन भी था, कितना था Q2 हमारे पास, देख ले ऊपर Q2 कितना जनाब। Q2 हमारे पास था 6 कूलम के बराबर। तो जनाब Q2 हमारे पास आ गया 6 कूलम, और Q3 अपने पास था 1 कूलम, और अपॉन में आ गया आर स्क्वायर, और आर तो 0.3 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻−1, और ऊपर आ गया मेरे पास स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 6, अपॉन में आ गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आ गया 10⁻−2, ये और ये मर गया। क्या बनता है 6 इंटू 10⁻9, और 10⁻−2 ऊपर आ गया तो +2 हो गया। तो ये बन गया जनाब 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब आप नोट करो, अब आप नोट करो कि अब ये तो हो गया, हमने F13 भी निकाल लिया, F23 भी निकाल लिया। एक तरह से हमने A और B का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्टेंट चाहिए। भाई आपसे क्या बोल रहा था, आपको कह रहा था नेट फोर्स बतानी है आपने चार्ज 3 में। आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पता है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 बराबर होगी F13 प्लस F23 के फोर्स अप्लाइड बाय 1/3 प्लस फोर्स अप्लाइड बाय 2/3, यही होगा ना भाई साहब। अब क्या करना है, F13 F23 आ गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है और दरम्यान में थीटा क्या है। F13 भी आपका लेफ्ट साइड पे है, F23 भी आपका क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो मैं यहां से वाज़ेह तौर पे देख के बता सकता हूं F13 and F23 they both F13 and F23 they both are parallel। F13 और F23 ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन है इनका। हो गया भाई साहब, यहां भी पैरेलल हो गए। पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 0 डिग्री वाले केस के ऊपर हमने अभी देखा था कि R विल बी इक्वल टू A प्लस बी होता है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, A प्लस बी के बराबर आ जाएगा। अब जो रिजल्टेंट A प्लस बी के बराबर आएगा तो आप यहां बोलोगे F3 जो नेट फोर्स है ऑन चार्ज नंबर 3, F3 से क्या मुराद है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। ये जो है ये क्या होगा, दोनों को स्ट्रेट जमा कर देंगे, 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्लस 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। 10⁻11 कॉमन आ जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा 9। क्या बनता है 9 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब यहां पे जो मैंने F3 निकाला है, जाहिर है F3 क्या है, एक अदद फोर्स है, और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का हमारे पास डायरेक्शन होना मैंडेटरी है। तो 9 इंटू 10⁻11 न्यूटन तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन भी चाहिए। वापस इस फिगर को देखो, ये सब कुछ हम एक ही सवाल से कर रहे हैं। वापस आ जाओ इस सवाल के ऊपर, देखो भाई जो F13 थी वो भी लेफ्ट साइड पे थी, F23 भी कहां है, लेफ्ट साइड पे है। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही है लेफ्ट साइड पे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी ना चार्ज 3 पे, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये मैंने रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बनाया F3 का। जो नेट फोर्स लगेगी चार्ज नंबर 3 पे, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। आप यहां पे मेंशन कर दोगे 9 इंटू 10⁻11 न्यूटन टूवर्ड्स टूवर्ड्स -3 कूलम चार्ज। किताब में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां लेफ्ट या राइट नहीं लिखा होता, वहां चार्ज के हवाले से डिफाइन किया होता है कि जो फोर्स लग रही है वो टूवर्ड्स दिस चार्ज है या टूवर्ड्स दैट चार्ज। एक बार इस सवाल को जल्दी से देख लो ऊपर से नीचे तक, उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटे मैं एक सवाल और करा रहा हूं ताकि, क्योंकि अभी अक्सर क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्शन से रिलेटेड ही आ रहे हैं। चलो कोई मसला नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना डायरेक्शन को लेकर के
वो हमारे मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, अगर किसी को अभी तक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। शुक्र करो पहली बार एक चीज सीख रहे हो, कोई मसला नहीं है, सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, देखो देखो भाई साहब, ये हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, इसको कह दिया Q1। एक चार्ज रखा हुआ है, इसे कह दिया Q2। इनके बिल्कुल दरमियान में, मिड में एक चार्ज रखा हुआ है, इसे मैंने कह दिया Q3। ठीक है, अच्छा, ये जो चार्ज Q1 रखा हुआ है ना, इस इसका जो वैल्यू है दिस इज 3 कूलम। ये जो Q2 है इसका वैल्यू है 6 कूलम। और ये जो मिड में रखा हुआ है इसका वैल्यू है 1 कूलम। ठीक हो गया। सिमिलरली मुझे ये बात पता है कि जनाबे वाला मेरे पास जो डिस्टेंस है ये Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस, वो मुझे कितना दिया हुआ है, 0.6 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन Q1 एंड Q2। सेट है, ये पूरा डिस्टेंस भी मुझे गिवन है। अगर ये डिस्टेंस मुझे गिवन है तो मुझे एक बात तो पहले से समझ में आ गई कि ये, अच्छा ये भी मुझे पता है कि ये मिडवे रखा हुआ, मैंने आपको बताया भी है अभी कि ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया जनाबे वाला 0.3 मीटर हो गया ये डिस्टेंस। सिमिलरली 0.3 मीटर हो गया ये डिस्टेंस। बेटे साथ साथ ना छपाई मारने की जरूरत नहीं है, अगर साथ साथ छपाई मार रहे होगे तो जिंदगी में कभी मेरे लेक्चर समझ में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मिलती है ना, आखिर में देखा करो इसको बैठ के। अब हमारे पास क्या सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। ठीक है, नेट फोर्स आपने बतानी है चार्ज 3 पे। हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है, वो कहता है कि भाई नेट फोर्स बराबर होगी सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस के। जो इंडिविजुअल फोर्सेस होंगी, एक F13 होगी, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 1/3, एक होगी फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 2/3। ये दो होगी, दो के अलावा कोई तीसरी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम के अंदर यही तीन चार्जेस मौजूद है। समझ में आती, अच्छा। अब आगे क्या कहानी है हमारे पास, अब मुझे निकालनी है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, फोर्सेस की डायरेक्शन। मैंने बताया फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप उनको कंसीडर करोगे जो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 और Q2 लगा रहे हैं। सर Q3 भी तो लगा रहा है। अरे मेरे बच्चे, Q3 तो सब्जेक्ट है। पढ़ो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने नेट फोर्स बतानी है किस पे, Q3 पे। तो भाई Q3 जो फोर्स लगा रहा है वो तो हमारा कंसर्न ही खत्म हो गया, फिर उसको तो आप साइड पे कर दो उठा के। हमें वो फोर्स निकालनी है जो Q3 पे लग रही है। तो Q3 भले लगा रहा है नहीं लगा रहा, हमारा कंसर्न नहीं है। अब एक फोर्स Q1 लगा रहा है, एक Q2। अब Q1 को देखो, Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, Q3 भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब अपने पास से दूर भगाना, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वो फोर्स जो 1 2 पे लगा रहा है। यानी कि ये डायरेक्शन किसका आ गया, F13 का आ गया, फोर्स अप्लाइड बाय 1/3। सिमिलरली अब देखो F23 का जो डायरेक्शन है वो ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो 2 है वो 3 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। F23 फोर्स अप्लाइड बाय 2/3। जब 2 है वो 3 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, डायरेक्शन निकाल लिया, पहला काम ये होता है डायरेक्शन निकालने का। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब आप F13 का वैल्यू निकालोगे। F13 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो वही सेम वैल्यू आ रहा होगा जो अभी हमने ऊपर निकाला था, 3 × 10⁻11 न्यूटन। वजह यह है कि मैंने कोई भी चीज इसके अंदर चेंज नहीं करी है, सिर्फ ये जो 3 कूलम था ना, ये ऊपर वाले सवाल के अंदर माइनस था, मैंने यहाँ पे इसका सिर्फ साइन चेंज कर दिया है, और कुछ चेंज नहीं करा, ताकि आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, सिमिलरली जब आप F23 निकालोगे तो वो F23 आपके पास क्या आ रही होगी, 6 × 10⁻11 न्यूटन। अब आप F13 और F23 को देखो गौर से, तो आपको नजर आ रहा है F13 सीधे हाथ की तरफ है और F23 उल्टे हाथ की तरफ है। आप यहां पे वाज़े तौर पे एक बात कह सकते हो कि F13 एंड F23 दे बोथ आर एंटी पैरेलल। देख के ही नजर आ रहा है हमें, कोई नाबीना आदमी भी देखेगा उसे भी नजर आ जाए। यानी कि दोनों के दरमियान में थीटा कितना है, 180 डिग्री है। जब थीटा 180 डिग्री है तो आप जनरल फॉर्मूला यूज करोगे तब भी यही होगा, और जो मैंने स्पेशल केस पढ़ाया था वो भी यही है, R = A-B के अंदर आपने इस चीज का ख्याल करना है कि आपने हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, हमेशा यही करेंगे, ताकि उसके अंदर एक माइनस साइन ना आ रहा हो। सर माइनस साइन क्यों हम इग्नोर करा रहे हैं, मेरा बेटा ये मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो हम अलग तरह निकालते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव एक ही तरह से हो सकता है कि आप बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाल दो। तो भाई निकालना है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है आपको, निकाल लो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, F3 से क्या मुराद है,
नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। F3 से क्या मुराद है? नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। और वो कैसे आएगी भाई? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर 11 माइनस छोटी वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 11। अगर मैं यहां से 10 पावर 11 को कॉमन निकाल लेता हूं तो 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3। और ये न्यूटन लगा दिया आगे। ये आ गई नेट फोर्स। अब आपको ये बात पता है कि फोर्स एक अदद कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जनाब जब फोर्स एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है तो जो F3 है इसका डायरेक्शन भी आपको चाहिए होगा। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया 3 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन। जो हमने ऊपर वाला सवाल किया था उसके अंदर खास बात क्या थी या अच्छी बात क्या थी? ऊपर वाले सवाल में, ऊपर वाले सवाल में अच्छी बात यह थी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ था, तो हमने बोला था रिजल्टेंट का भी यही डायरेक्शन है। अब यहां मुसीबत क्या दिख रही है कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। F23 उल्टे हाथ पे है, F13 सीधे हाथ पे। तो रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा? तो मेरे बेटे याद रखना, जब एंटी पैरेलल वाला केस होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो बड़ी फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। जो रिजल्टेंट है वो बड़ी फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। जो रिजल्टेंट है वो बड़ी फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। भाई आपके पास भी तो ऐसे ही होता है, घर में आप कुछ बोलते हो, बड़ा भाई कुछ बोलता है, बात बड़े भाई की मानी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही डोमिनेंट वाले की डायरेक्शन फॉलो होगी। और डोमिनेंट कौन है? F23, क्योंकि F23 का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन। तो इसका मतलब जो Q3 के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ऐसे उल्टे हाथ की तरफ कर रही होगी, क्योंकि F23 का वैल्यू हमने अभी कितना निकाला था? F2 का वैल्यू हमने निकाला है 6 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। ये निकाला था। ये देखो इधर, ये नजर आ रहा हमें। F23 का जो वैल्यू है वो कैसा है? F23 का वैल्यू कैसा है? ग्रेटर है। तो आप बोलोगे कहां पे एक्ट करेगा? जो इसका डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स 3 कूलम चार्ज। कहां एक्ट करेगा भाई जनाब? टुवर्ड्स 3 कूलम चार्ज एक्ट करेगा। जल्दी से बता दो, यहां तक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? फिर देखो मेरा बेटा, मैं यहां पे अब एक क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपने पहले खुद से अटेम्प्ट करना है एक बार, फिर उसके बाद ना हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास एक 6 कूलम का चार्ज है और आपके पास एक जो है ना जनाबे वाला वो 12 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में जो हमें डिस्टेंस गिवन हैगा वो हमारा वही यूनिवर्सल डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 0.6 मीटर, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान होता है इसलिए। और इसके मिड में हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, दैट इज 1 कूलम का चार्ज। और इसकी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, ये माइनस चार्ज है, ये तो पॉजिटिव है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। इसको मैंने कह दिया ये Q1 है, इसे मैंने कह दिया ये Q2 है, इसे मैंने कह दिया ये क्या है? Q3 है। हम इसको करेंगे और हम क्या करेंगे? फाइंड F2, यानी कि आपने बतानी है नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2, ठीक है। और जो चार्ज नंबर 2 है ये जहन में रखिएगा मिड पे रखा हुआ है, यानी कि दिस इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन Q1 एंड Q3। चलो बच्चे, अब देख लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आ रहे थे ना वो हमारे पास ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके लिए मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन था -6 कूलम, 1 कूलम, 12 कूलम, भाई वापस आपके पास जो दरमियान का डिस्टेंस होगा बिटवीन Q1 एंड Q2 वो आपके पास वापस 0.3 ही हो जाएगा। जाहिर है अगर मिड पे रखा हुआ है तो समझ में आती है बात, ठीक है। अच्छा, अब हमें फोर्स निकालनी है ऑन चार्ज नंबर 2। -6 कूलम वाला जो चार्ज है वो बेसिकली क्या करेगा? 1 कूलम वाले को वो अपनी तरफ बुलाएगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्शन लिखूंगा तो भाईजान ये डायरेक्शन होगी F12 की। क्यों? क्योंकि जो -6 कूलम वाला चार्ज है वो क्या कर रहा है? वो इसे अपनी तरफ पुल कर रहा है 1 कूलम वाले को, क्योंकि वो नेगेटिव और वो क्या है? पॉजिटिव। सिमिलरली जो 3 कूलम वाला है वो 1 कूलम वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव है। तो ये डायरेक्शन हो गया किसका? F32 का, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय 3/2 का, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा? अब हमने F12 का वैल्यू निकालना है, और सिमिलरली हमने हमारा F32 का भी क्या करना है? वैल्यू निकालना है, जो हमारा बेसिक कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है उसकी मदद से। F12 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि Q1, और Q1 कितना है? 6 कूलम, और Q2 विच इज 1 कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय में आ गया आपके पास 6 अपॉन में आ गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻2 9 से 9 मर गया। ये ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। एक्सेलेंट, ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए अच्छे तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें F32 निकालना है। F32 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय 3/2, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, चार्ज 3 इज ऑफ 12 कूलम और दूसरा वाला है 1 कूलम का चार्ज अपने पास। अपॉन में वही आ जाएगा 3 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर, तो इसको कर देंगे 9 इंटू 10⁻2, डायरेक्टली कर दिया आप, 9 से 9 मर गया। ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है F12 भी लेफ्ट साइड पे है, F32 भी लेफ्ट साइड पे है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होगी उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। और अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स क्या होगी, F2। भाई जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ऐड करके निकलेगा। और एडिशन में किसे ऐड करेंगे, F12 प्लस F32। जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा जनाबे वाला 18 इंटू 10⁻11 न्यूटन। और कहां पे जा रहा होगा, ये जा रहा होगा टूवर्ड्स, ये कौन सा चार्ज है, -6 कूलम का चार्ज है ये। जितने लोगों ने ये वाला आंसर निकाला है एक्सेलेंट, जितने लोगों ने कोई भी और बोंगी मारी है नॉट एक्सेलेंट। तो भाई देख लो, मैच कर लो।